हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएमजी क्लासेस में। दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं, जैसा कि आप लोग थंबनेल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, 12th फाइनल एग्जाम 2024 के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री का अर्थात रसायन विज्ञान का पूरे एनसीईआरटी बुक से चुनकर लेकर आ गए हैं। ओनली मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मैं इसमें 35 क्वेश्चन बताऊंगा जो 2024 के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा और जो अभी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहेगा। तो चलता है आज का डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से जो बहुत ही मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साबित होने वाला है। बोल रहा है कि किसमें एचसीपी क्रिस्टल संरचना होती है। मतलब एचसीपी मतलब क्या, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मतलब इसका हिंदी में बोला जाता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन बोला जाता है। तो वही बोला कि क्रिस्टल संरचना किसमें होती है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात जिंक में होता है निबिड़ क्रिस्टल, एचसीपी अर्थात हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है जिंक में दोस्तों। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किसी ठोस जालक में धनायन जालक स्थल छोड़ करके, क्या बोला कि धनायन जालक स्थल छोड़ करके एक अंतरकाशीय स्थिति में चला जाता है, यह जालक दोष होता है। मतलब इसमें कौन सा दोष होता है। तो बता दूं दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन सी अर्थात फ्रेंकल दोष होता है। क्या, फ्रेंकल दोष। देखिए फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष दोनों बहुत ही मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको पहले वेरी इंपॉर्टेंट मार लीजिए फॉर एग्जाम 2024 के लिए, समझे। मतलब अपने स्थान छोड़कर दूसरे अंतरकाशीय स्थिति में चला जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो फ्रेंकल दोष बोलते हैं। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एवोगाड्रो संख्या अर्थात एन, क्या एवोगाड्रो संख्या का किसके सूचित करते हैं, तो एन से। मतलब किसके बराबर होता है दोस्तों, तो 3 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात 6.023 गुना 10⁻23 के बराबर होता है एवोगाड्रो संख्या। आगे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे, चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है। कितना, 1 मोल का आयतन पूछ रहा है दोस्तों। तो 1 मोल का आयतन कितना होता है, तो 22.4 लीटर होता है 1 मोल का आयतन होता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी याद कर लीजिए कन्फर्म रूप से। आगे चलते हैं पांचवा क्वेश्चन पे। तो पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों, बोला कि फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है। क्या फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम किससे संबंधित है, तो 5 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। क्या, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। और आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा सर ये न्यूज चैनल है तो क्या बताएंगे या नहीं बताएंगे, तो बता दूं कि मेरा ये न्यूज चैनल नहीं बल्कि मेरा सेकंड चैनल है। पहला चैनल का नाम है गुरु महती जीएनएमटी, जो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से रिड्यूस हो चुका है। तो मैं इस पर क्लास ले रहा हूँ फिलहाल। तो इसको आप लोग फुल सपोर्ट करिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके। चलिए बता दूं कि इस पर जितना भी क्वेश्चन बताया जाता है वो फॉल्स नहीं बल्कि इक्वली होता है, राइट होता है, लड़ने वाला होता है। अगर प्रूफ के लिए चाहिए तो आप गुरु मस्ती जीएनएमटी चैनल पर जाकर के देख सकते हैं कि कितना प्रूफ के साथ बताया जाता है। आगे चलिए देखिए छठा में कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता। क्या, धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात CrO2 क्रोमियम ऑक्साइड। क्या, क्रोमियम डाई ऑक्साइड है जो क्या धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। चलिए आगे चलते हैं। और इस चैनल का एक और खास बात है कि पैसा कम माल ज्यादा, मतलब टाइम कम और क्वेश्चन ज्यादा प्रोवाइड कराया जाता है। सातवां क्वेश्चन बोला कि उत्प्रेरक एक वस्तु है जो, क्या है भाई, उत्प्रेरक। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात उत्प्रेरक एक वस्तु है जो साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। क्या, साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को, क्या टाइम को क्या करता है, कम कर देता है, समझे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। चलिए आगे चलते हैं डायरेक्ट 8वां पे। अब तो आप लोग का करीब सब चैप्टर खत्म हो ही चुका होगा, सब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिंदी सभी का। अब तो अब जो सिलेबस है वो लास्ट कगार पर पहुंचा हुआ होगा। तो आप दिक्कत नहीं करिए, अब डायरेक्ट मारिए क्वेश्चनों को याद करिए। 8वां क्वेश्चन बोला कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या बोला, टीन का मान। अच्छा टीन का मान पूछ रहा दोस्तों। तो 8 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा था 0.693। क्या, 0.693 बाई किया हो गया दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट याद कर लीजिए। आगे चलते हैं 9वां पे। 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्वर्ण संख्या सबसे कम होते का, स्वर्ण संख्या सबसे कम किसका होता है, जिलेटिन में कम होता है या अंडे की एल्ब्यूमिन में कम होता है या गोंद में कम होता है या स्टार्च में कम होता है। तो बता दूं दोस्तों कि सबसे कम किस में होता है, तो जिलेटिन में स्वर्ण संख्या सबसे कम दिखाई देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया।
चलिए आगे चलते हैं, 9वां हो गया। 10वां क्वेश्चन पे, 10वां क्वेश्चन इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखिए कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कोई भी इस चैनल के वीडियो में मैसेज कर देंगे, सर मेरा ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, तो उस प्रॉब्लम को जल्द ही निवारण कर दिया जाएगा, कोई भी समस्या को जल्दी समाधान किया जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि कुहरा निम्न में से किस प्रकार के कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण है। कुहरा मतलब कुहासा, क्या कुहरा मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, तो बोलचाल की भाषा में बोला था कुहासा। किस प्रकार कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण होगा दोस्तों, तो 10 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी था, द्रव का गैस में विलयन का, द्रव का गैस में विलयन है कुहरा। चलिए आगे चलते हैं 11वां क्वेश्चन पे। 11वां देखिए क्या बोल रहा है, 11वां बोल के निम्न में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपट्टी में पाया जाता है। भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया एल्यूमिनियम को। तो एल्यूमिनियम जो है, चलिए लीजिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में भूपट्टी में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं 12 पे। 12 में बोले कॉपर पाइराइट का सूत्र है, ये भी पूछने वाली बात है, ये भी पूछने वाली बात नहीं है बल्कि डायरेक्ट मारने वाली बात है, समझें। तो कौन होगा राइट आंसर 12 का, कॉपर पाइराइट होगा दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा था CuFeS2, क्या CuFeS2 का हम लोग कॉपर पाइराइट बोलते हैं। चलिए आगे 13 पे। 13 में क्या बोला कि निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्या उभयधर्मी ऑक्साइड है दोस्तों, तो उभयधर्मी ऑक्साइड के अंतर्गत कौन आता है, तो B2O2 आता, कौन B2O2 आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी याद कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं 14 पे। 14 में क्या बोला दोस्तों कि सोडियम ऑक्साइड अर्थात Na2O में सोडियम को ऑर्डिनेशन संख्या कितना होता है। क्या सोडियम को कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होता है दोस्तों, तो 14 का राइट आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन बी था 4 होता, कितना, तो 4 होता दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं 15 पे। बहुत कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट, समझे। 15 नंबर कौन सा प्रथम संग्रह श्रेणी में संबंधित नहीं है। क्या बोला नहीं है, देखिए ऐसा ऐसा को क्वेश्चनों को जितना भी चैनल पे ऐसा ऐसा क्वेश्चन बताया गया है वो सभी को मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, इसलिए हाईलाइट कर दिया हूँ कि एग्जाम में सभी को याद करके जाते हैं कि कौन सा प्रथम संक्रमण श्रेणी के संबंधित है, लेकिन नहीं पूछ देता है, वही गलती मारकर आ जाते हैं और रूम पर मिलाते हैं कि आए मेरा तो गलती हो गया। इसीलिए मैं इसका हाईलाइट कहता हूं कि इसको कन्फर्म रूप से आप लोग याद करिएगा। तो 15 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी था AG होगा, क्या AG होगा, जो क्या प्रथम संक्रामक श्रेणी से संबंधित नहीं रखता है, समझे। चलिए आगे चलते हैं 16 पे। 15 हो गया, 16वां पे। 16वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बोला कि संक्रमण धातुओं का मुख्य लक्षण क्या है। पहले संक्रमण तत्व कौन सा ब्लॉक को कहा था, तो बता दूं, सूचित कर दूं कि डी ब्लॉक को, क्या डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है, डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है। लेकिन वहां पूछ रहा है कि संक्रमण धातुओं का मुख्य लक्षण क्या है, तो 16 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए होता, क्या ए परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता, क्या परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं 17 पे। 17 में बोल रहे कौन सा अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला होता है। अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें पाया जाता है दोस्तों, तो 17 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात Fe2O, क्या Fe2O प्लस में पाया जाता है। चलिए आगे 18 पे। 18 में निकेल का अर्थात NiCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है। NiCO4 में ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि राइट आंसर ऑप्शन ए होगा था 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए आगे चलते 19वां पे। 19वां क्या बोल रहा, थोड़ा सा छोटा कहते हैं ताकि आप लोग का सही से दिखाई देवे। 19वां बोल रहा ग्रिग्नार्ड प्रतिक्रिया बनाने के लिए ईथर में Mg अर्थात मैग्नीशियम डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, तो 19 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात C2H5Cl, का C2H5Cl के साथ क्या करते हैं, तो उसमें डालकर प्रतिक्रिया कराते हैं। चलिए आगे चलते 20 पे। 20 में बोल रहे एल्किन, ये तो हम बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि जूटा हटा घाटा, मतलब एल्केन एल्किन एल्काइन। तो 20 का राइट आंसर क्या हो गया, तो CnH2n, एल्किन का राइट आंसर हो गया। तो क्या एल्किन का समान सूत्र क्या होता है, तो CnH2n होता है। चलिए एल्केन एल्किन एल्काइन, इसके जूटा हटा घाटा, ये किसका होता है, तो ये होता है एल्काइन का। चलिए यहाँ लिख देते हैं एल्काइन, इसमें इसका ये हो गया एल्काइन का, ये क्या हो गया ये हो गया एल्केन का, जूटा तो एल्केन, समझे, एल्केन एल्केन। चलिए ना ला है तो एल्केन एल्किन एल्काइन, जूटा हटा घटा। चलिए आगे चलते 21 पे। 21 में क्या बोला दोस्तों, 21 में कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्या उत्पाद बनेगा यदि
एथिल एल्कोहल को 140 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों? तो डाई ईथर प्राप्त होगा, डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी मान लीजिए। चलिए आगे चलते हैं 22 पे। 22 में बोल साधारण ईथर कौन सा है? साधारण सिंपल जो ईथर होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? तो CH3O CH3 का CH3O CH3 जो सिंपल ईथर के रूप में माना जाता है। चलिए आगे 23 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है? कैनिजारो अभिक्रिया आप लोग पढ़े होंगे, बुटार्ज अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया आप लोग पढ़े होंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि केमिस्ट्री अगर ये वाला चैप्टर खत्म हुआ होगा तो आप लोग पूर्ण रूप से पढ़ चुके होंगे, लेकिन आप अगर ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो बस देख लीजिए इस वीडियो को चालू करके। 23 में क्या बोल रहा है? तो 23 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात HCHO। क्या HCHO क्या है? तो ये कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है। आगे चलिए 24 में क्या बोल रहा है कि गर्म करने पर सोडियम फॉर्मेट देता है। गर्म करने पर सोडियम फॉर्मेट कौन देता है? तो जाहिर सी बात है, तो कौन देगा? सोडियम ऑक्जेलेट तथा H2O को गर्म करेंगे तो क्या सोडियम फॉर्मेट देता है। राइट आंसर ऑप्शन बी याद कर लीजिए। चलिए आगे चलते 25 पे। 25 में बोल रहा है कि अपचयन करने पर द्वितीयक एमीन किसके द्वारा दी जाती है? किसके द्वारा दी जाती है? तो 25 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात मेथिल आइसोसाइनाइड के साथ। क्या मेथिल आइसोसाइनाइड क्या द्वितीयक एमीन प्रतिक्रिया देता है। चलिए आगे 26 पे। 26 में है कि एनिलीन एवं एसिटाइलडिहाइड का एनिलीन तथा एसिटाइलडिहाइड प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बाइल एमीन बनाता है या नाइट्रोबेंजीन बनाता है या एमीन बनाता है या स्किप्स बेस बनाता है। तो 26 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात स्किप्स बेस बनाता कौन? तो एनिलीन और एसिटाइलडिहाइड प्रतिक्रिया करके बनाता है। आगे चलते 27 पे। 27 नंबर के मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता। क्या नहीं उत्पन्न करता? कौन नहीं उत्पन्न करता? एंजाइम नहीं करता है या DNA उत्पन्न नहीं करता है या विटामिन उत्पन्न नहीं करता या हार्मोन उत्पन्न नहीं करता है। तो 27 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन से अर्थात विटामिन। मानव शरीर क्या है? तो विटामिन उत्पन्न नहीं कर पाता है, बल्कि एंजाइम करता है, DNA करता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एसिड करता है और हार्मोन करता है। आगे चलिए 28 पे। 28 में क्या बोल रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल में क्रम में, न्यूक्लिक अम्ल क्रम में है, मतलब न्यूक्लिक अम्ल का क्या जो बढ़ते क्रम है या घटते क्रम है, जो कौन सा सही होगा? तो 28 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात बेस सकरा प्लस क्या फॉस्फेट। पहला होगा बेस, उसके बाद होगा सकरा, उसके बाद होगा फॉस्फेट। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते 29 पे। 29 में बोल रहा है कि निम्न में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? बायोडिग्रेडेबल बहुलक कौन है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन था सेलुलोज। कौन? सेलुलोज है जो बायोडिग्रेडेबल बहुलक के अंतर्गत आता है। चलिए आगे चलते हैं 30 पे। 30 पे क्या बोल रहा है कि नाइलॉन 6 का निर्माण किसके संघनन में होता है? किसके संघनन में होता है? तो 30 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात एडीपी अम्ल व हेक्सामेथिलीन डाइएमीन में प्रयोग किया जाता है। किसको? तो नाइलॉन 6 का। चलिए आगे चलते हैं 31 पे। 31 पे 31 में बोले कि कैप्रोलैक्टम के प्रयोग द्वारा बनने वाला संश्लेषित बहुलक कहलाता। संश्लेषित बहुलक क्या कहलाता है? टेरिलीन कहलाता है या टेफ्लॉन कहलाता है या नाइलॉन 6 कहलाता है या नियोप्रीन कहलाता है। तो 31 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी था नाइलॉन 6 कहलाता। कौन? तो कैप्रोलैक्टम के प्रयोग द्वारा बनने वाली संश्लेषित बहुलक को क्या नाइलॉन 6 बोलते हैं। चलिए आगे 32 पे बहुत कम समय में हम लोग कर पाए पूरा 35 का। बोला कि एमोक्सिक्लिन, क्या एमोक्सिक्लिन किसका अर्ध संश्लेषित परिष्करण है? तो 32 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन था किसका? तो पेनिसिलिन का, पेनिसिलिन का। चलिए आगे 33 पे। 33 नंबर की एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक क्या है? पैरासीटामोल है या पेनिसिलिन है या एक्सप्रीन है या क्लोरोमफेनिकोल है। तो 33 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात क्लोरोमफेनिकोल क्या है? तो एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 34 पे। 34 में देखिए क्या बोल रहा है कि समुद्री जल का पारस्परिक दाब लगभग कितना एटम होता है? एटमॉस्फेयर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है? तो 34 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए था 30 एटम। क्या 30 ATM होता है, समझे? राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे चलिए 35 पे और साथ लास्ट ही क्वेश्चन होगा। 35 में क्या बोला दोस्तों
कि किस 35 नंबर किसकी स्वर्ण संख्या सबसे कम है। सबसे कम स्वर्ण संख्या किसका होता है दोस्तों? जिलेटिन का, स्टार्च का, या एल्यूमिन का, या रक्त का। तो बता दो तो किसकी स्वर्ण संख्या सबसे कम होता है दोस्तों? तो 35 का राइट आंसर क्या हो गया? तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहाँ गया? तो 35 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात किसका? तो जिलेटिन का सबसे स्वर्ण संख्या कम होता है। राइट आंसर हो गया क्या? ऑप्शन ए हो गया। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और है, ज़्यादा नहीं बल्कि एक क्वेश्चन और है, 36 क्वेश्चन था। पर वह प्रक्रिया जिसमें कोलाइडल कण अवक्षेपित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोलाइडल कण अवक्षेपित होते हैं वो क्या कहलाता है? तो 36 का राइट आंसर हो गया दोस्तों, ऑप्शन ए था त्यासलेशन। क्या बोला था? त्यासलेशन का करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन ए हो गया। बस चलते हैं आगे। आगे बस खत्म, मात्र 35 क्वेश्चन ही था। बाकी आप लोग को बता दूं कि पीडीएफ के लिए आप लोग बता दूं कि टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम गुरु मस्ती GNMT चैनल के नाम से बना हुआ है, और वहाँ कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी समस्या होगा तो जाकर टेलीग्राम पर मैसेज कर देंगे, तुरंत उस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलेगा आप लोग। और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी भाई STN। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।